देखिए, a circular disk d1 of mass m and radius r has two identical disks d2 and d3। कुछ इस तरह से डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 डिस्क हैं, ठीक है, 3 डिस्क इस तरह से लगे हुए हैं। आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस ओ ओ डैश, ये वाली एक्सिस है, और इसके अबाउट आपको इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, ठीक है। फिगर इस तरह से रखा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ट्राई कीजिए कुछ मिनट, फिर इसके सोल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए तो फिर ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो इस प्रकार से कंसेप्ट इसको देखना है कि जैसे इसको देखो, डिस्क 1, डिस्क 2 एंड डिस्क 3, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ ओ डैश के अबाउट इसकी भी होगी, राइट। तो आइए देखते हैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। तो आपको ये बताया गया होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। सबसे पहले तो ये डिस्क है, इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इस डायमीटर क्या होता है, अबाउट इस डायमीटर होता है mr² बाई 4, mr² बाई 2 उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अगर डायमीटर के अबाउट अगर आप निकालते हैं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगता है उसमें, और सिमेट्री भी लगता है, उसके ये हाफ हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसको आपको शिफ्ट करना है पैरेलली, कितना डिस्टेंस शिफ्ट करना है आइए देखते हैं। ये है रेडियस, तो r डिस्टेंस इसको शिफ्ट कर देना है। नाउ अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा mr² बाई 4 प्लस mr², ठीक है। अब ये जो है वो डिस्क 2 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पर डिस्क 3 की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी। व्हाई? बिकॉज इट इज आइडेंटिकल एंड सिमेट्रिकल। ऑलराइट, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो इन दोनों के तो आ गए। नाउ द फर्स्ट डिस्क, पहली डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगी। नाउ यू हैव गेस्ड इट राइट कि जो डिस्क है वो एक्चुअल में जो फॉर्मूला हमें याद रहता है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस में होता है, ठीक है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगी mr², इसकी निकल के आएगी mr² बाई 2, ठीक है ना, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का समय आ चुका है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी प्लस mr² बाई 2। तो ये है पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको सॉल्व करो, फाइंड करो, देखो क्या आता है। तो मैं यहाँ पे आंसर की भी लेकर आया हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो देखो ये है इसका आंसर, mr² बाई 4 प्लस mr² 2 बार, ठीक है, प्लस mr² बाई 2। इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 3mr²। तो उम्मीद है सबका आंसर आया होगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिर से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ जेईई मेंस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पर ये भी मैं बता दूँ और क्लियर कर दूँ कि रोटेशन बच्चों के दिमाग में रहता है कि हार्ड चैप्टर है। बच्चों ऐसा नहीं है, बस कंसेप्ट आपको ठीक रखना है। क्वेश्चंस के लेवल मॉडरेट या इजी लेवल में ही आते हैं, टफ कैटेगरी में जेईई मेंस में नहीं आते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही बेस्ड है। फिर से पढ़ो इस क्वेश्चन को और ट्राई करो, ठीक है। ऑलराइट, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा उम्मीद है जहाँ तक। तो फिर से इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ है। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बता दूँ जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए रोटेशन में बच्चों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टफ कैटेगरी में है, पर मैं बता दूँ ये कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ये इजी या मीडियम कैटेगरी के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप जो जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दे रहे होंगे। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन फिर से एक बार आपके सामने रखे गए हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड। तो ये एक रॉड है, रॉड की लेंथ कितनी गिवन है 2r, और यहाँ पे बेटा स्फेरिकल बॉल लिखा हुआ है। तो ये डाउट आता है कि हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर। जब कुछ भी नहीं दिया हो तो आप इसको सॉलिड ही ट्रीट करना, ठीक है, सॉलिड स्फीयर मान के ही करना।
चलो अब सॉलिड स्फीयर ये हो गया। तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करनी है किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। फिर इसकी भी देखो तो ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और आइडेंटिकल है, तो दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी। फिर से वही बात, इस 1 की, इस 2 की और ये 3 की, तीनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसके अबाउट लिखोगे, और ऐसे लिखोगे जैसे जब आप एक के लिख रहे हो तो बाकी दो वहाँ पर हैं या नहीं हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो 1 के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। तो 1 का देखो, एक सॉलिड स्फीयर का सेंटर मास के अबाउट क्या होता है, 2/5 mr², ये होता है, ठीक है। अब इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के शिफ्ट करना है आपको। तो बेटा रॉड है 2r लेंथ की, पर यहाँ पे r है, यहाँ से यहाँ तक तो r है मान लिया मैंने, पर ये भी तो r है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r, ठीक है, 2r हो गया। तो आप इसको शिफ्ट कर दिए mr², ठीक है, 1 का हो गया। तो क्योंकि 2 का भी वैसा ही है इसीलिए इंटू 2 कर देंगे, सेम टू सेम हो गया, ठीक है, 1 इंटू सेम हो गया। अब आते हैं रॉड पे। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, रॉड का यहाँ 1 + 2 कर दो, तो वो होता है ml²/12। रॉड का क्या होता है ml²/12, l कितना है 2r, तो आप लिखेंगे m इंटू 2r का होल स्क्वायर ml²/12। नाउ यू ऐड दीज टू, ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो इसमें से ऑप्शन चूज कर लेना, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है। हाँ, इस तरह से आपने सॉलिड स्फीयर लिया और इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया। सॉल्व करने के बाद 2 बॉल्स थे, इंटू 2 कर दिए, ठीक है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड होता है ml²/12। नाउ यू ऐड दीज टू टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो वो निकल के आया 137/15, ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद है मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही हुए होंगे, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ और एक साथ हम क्वेश्चंस करते चलेंगे और प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कुछ इस तरह से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस बार मैंने वेरिएबल मास डेंसिटी का क्वेश्चन आपके सामने रखा है। तो ज़रा क्वेश्चन देखिए, एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस है b एंड अ होल ऑफ रेडियस a, ये रेडियस है a और ये अ लिखा हुआ है, ठीक है ना। At its center, see figure like this. If the mass per unit area of the disk varies at sigma naught by r, then the radius of gyration, now the another term, radius of gyration of the disk about its axis passing through the center is, this is radius of gyration. अब ये जो टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका कंसेप्ट पहले मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ। कुछ लोगों को पता होगा, जिनको पता है वो वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। चलो थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए मैं बता दूं आपको कि कोई भी एक बॉडी है किसी भी शेप की, ठीक है। सपोज ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया I, लेट्स से दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन सेज कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसको आप लिख सकते हो mk², where k is called radius of gyration, radius of gyration, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसको डिवाइड किससे कर देना है, मास से, फिर क्या कर लेना है उसका √, ऐसा निकल के आ जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो क्या क्या काम करना है एक बार ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले तो मास कैलकुलेट करना है, उसके बाद I निकालना है, या फिर आप I पहले निकाल सकते हैं बाद में मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग कैसे किया आपने, सॉल्व करते हैं, आइए साथ में। हाँ, तो ये एक डिस्क है, पहली बात ये एक डिस्क है, तो डिस्क की डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव कैसे किया था हमने बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स अज्यूम किए थे और हर एलिमेंटल रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था, और एलिमेंटल रिंग्स के जो मास हैं वो इस फार्मूला से आप कैलकुलेट करते चलेंगे, ठीक है। तो
चलो करते हैं साथ में। तो इसको क्या करोगे, किसी भी आर रेडियस का एक रिंग बना लोगे, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस होगी डी आर, थिकनेस हो जाएगी डी आर। अब इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है आपको, तो रिंग का मास निकालना होगा। अब इसका मास कैसे निकालोगे, ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट, इस शेडेड पार्ट का मास इस शेडेड पार्ट के एरिया से निकलेगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा ऐसे, अज्यूम करो कि ये जो रिंग है इसको ऐसे कट कर दिए और कट करने के बाद ऐसे फैला दिए, तो फैलाने के बाद इसकी शेप देखिए कैसी बन जाएगी, फैलाने के बाद इसकी शेप रेक्टेंगुलर टाइप की बन जाएगी, जिसकी विड्थ कितनी आएगी, विड्थ कितनी आएगी डी आर, और लेंथ कितना होगा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो एलिमेंटल एरिया मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एलिमेंटल एरिया इज 2 पाई आर डी आर, एरिया आ गया। अब एरिया आने के बाद आप मास निकाल सकते हैं, तो एलिमेंटल मास कैसे लिखोगे, एलिमेंटल मास होगा यही सिग्मा इंटू डी ए। ना सिग्मा इस फंक्शन से रिप्लेस किया जाएगा, सिग्मा नॉट आर, और डी ए यहाँ से 2 पाई आर डी आर। तो एक इंटीग्रेशन तो इसको पूरी तरह से कर लो, और इस पूरी इंटीग्रेशन करने के बाद मास निकाल लो, क्योंकि मास की जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पे डिवाइड हम करेंगे, वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ओके। अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंटल पार्ट का, एलिमेंटल इस येलोइश पार्ट का एक रिंग है वो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंटल पार्ट का आएगा एलिमेंटल मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो इस dm की वैल्यू देखो, तो यहाँ से r और r कैंसिल अप हो जाते हैं, ठीक है ना, तो बस dr ही रह जाता है। तो यहाँ जब आप रिप्लेस करेंगे तो सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, बस dr रहा और r स्क्वायर रहा, तो r स्क्वायर dr। इसको कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। अब r की शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, देखो यहाँ तो हवा है, यहाँ तो मास है नहीं, तो a से शुरू करोगे और ख़त्म कहाँ होगा b पर, ख़त्म कहाँ होगा b पर, ठीक है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया सिग्मा नॉट 2 पाई b क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, ठीक है, ये आ गया। अब आपको मास से डिवाइड करना है, तो मास के लिए आपको इसी को इंटीग्रेट करना होगा, तो डी आर का इंटीग्रेशन बस होगा, लिमिट अगेन फ्रॉम ए टू बी, उससे कर देना है आपको डिवाइड, और डिवाइड करके लेना है अंडर रूट, ठीक है। तो कंसेप्ट मैंने दे दिया, अब इसको कंप्लीट सोल्यूशन में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा डीएम मास, डीएम मास कैसे निकला सिग्मा डी ए, ठीक है, डीएम मास कैसे निकला सिग्मा डी ए, और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर। जब आप देखोगे तो यहाँ से आर और आर कट जाएगा, ठीक है। अब आर स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन रहा, तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन गया आर क्यूब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गए, ये रहा। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड मास, मास का इंटीग्रेशन कर लो सिग्मा डी ए, ठीक है। ये एक बार एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा दो, ठीक है। तो अगेन इसका आंसर आ गया b माइनस ए, उससे कर दो डिवाइड, ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मास, उसका अंडर रूट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में आ जाता है। इस फॉर्म में कैसे आता है, यहाँ पे एलजेब्रा लगेगा, है ना, ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो वो एलजेब्रा में पढ़े हैं हम लोग, तो इसके क्यूब की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, बी माइनस ए, ऐसे करके रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ रहा है 4, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन देखो क्या था, ये था फोर्थ ऑप्शन, ठीक। तो उम्मीद है सबका आंसर ये आया होगा, ठीक। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए सारे सोल्यूशन को, एक बार फिर से देख लीजिए सारे इसके कंसेप्ट को, ठीक है ना, ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन ग्राफ पे मैंने पिक किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है,
पॉज करके ट्राई कर ले चुके होंगे आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम इट। ठीक है, किसी x दूरी पे बताना है ix, तो ix का ग्राफ x के साथ क्या होगा ये बताना है आपको ग्राफ। ठीक है, तो किसी भी एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक x दूरी पर अगर आप निकालें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ले सकते हो, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप इसके अबाउट लिख करके इससे आप ऐड कर दीजिए, तो इसके अबाउट क्या होगा 2/5 सॉलिड है ना, 2/5 mr², और दूरी कितनी है x, तो शिफ्ट कर दीजिए mx², ये आ गया I। ठीक है, तो I एज अ फंक्शन ऑफ x सम कांस्टेंट प्लस mx²। ठीक है ना, तो ये एक पैराबोला होगा लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि x को अगर जब तुम जीरो डालोगे तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। तो थर्ड ऑप्शन, यस थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, फिर से देखिए, अब जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये क्वेश्चन, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे डायनामिक्स की बात करते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट घूमता कैसे, घूमने का कारण क्या होता है। ठीक है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो, एक होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर रोलर ऑफ रेडियस r एंड मास m इज पुल्ड बाय अ क्रिकेट पिच ऑन अ क्रिकेट पिच बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक, तो पिच बनाया जा रहा है, मैच का सीजन चल रहा है ना, तो पिचेस वगैरह बनाए जाते हैं, आप कभी देखे होंगे ब्रेक में या उसमें रोलर कैसे चलाया जाता है। ठीक है, अज्यूमिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इज, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो डायग्राम विजुअलाइज करना होगा और उसके लिए आपको ये समझना होगा कि वो रोलर कैसा काम करता है। तो जब तक आप देखे नहीं होंगे आप बता नहीं पाएंगे, है ना। तो मैं एक बार वापस इस डायग्राम को दिखा दूँ। डायग्राम कुछ ऐसे होगा, ये एक रोलर है, इसके यहाँ सेंटर पर क्या होता है, फोर्स लगता है ऐसे। ठीक है, और फोर्स लगने के बाद ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा, यहाँ लिखा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो मुझे निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है। तो ये है सिलेंडर, ठीक है, ये है सिलेंडर इस तरह से, और फोर्स लग रहा है बेटा सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, तो अब सेंटर मास के बाद देखें तो इस फोर्स का तो कोई टॉर्क ही नहीं डेवलप हो रहा है, और अगर टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा। और इसको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अगर करना है तो ये फोर्स जरूर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, किधर, इधर की ओर, लीनियर वाली एक्सेलरेशन। लेकिन रोलिंग करना है तो ऑफ कोर्स इधर अल्फा आना चाहिए, तभी इस पॉइंट की रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी, क्योंकि इधर अल्फा आर हो जाएगा, इधर ए होगा। तो एक फोर्स और आ रहा होगा जो अल्फा प्रोड्यूस कर रहा होगा, और वो फोर्स क्या है बच्चा लोग, वो है फ्रिक्शन। तो ये आपको समझना था कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी आ रहा है, और किधर आ रहा है ये आपको गैस करके निकालना था। तो फ्रिक्शन आएगा ऐसे डायरेक्शन में सच दैट वो अल्फा ला दे। ठीक है ना, तो इस फ्रिक्शन से अल्फा इधर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब इससे सॉल्व करना शुरू करो। तो सॉल्व करते हैं, आइए साथ में मिलकर। तो जब आप इसको एक इक्वेशन से लिखेंगे ट्रांसलेशनल वाली, तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन में लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma सेंटर ऑफ मास। अब एफ नेट कितना आ रहा है, एफ नेट आ रहा है ये प्लस और ये माइनस। ठीक है ना, तो एफ माइनस एफ इक्वल्स टू ma पर निकालना तो अल्फा था। तो नो स्लिपिंग की भी एक कंडीशन है, नो स्लिपिंग की कंडीशन से क्या निकल के आता है, a मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा आर। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं a को अल्फा आर से। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन है रोटेशनल वाली। अब रोटेशनल इक्वेशन क्या होगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास में लिख रहा हूँ।
तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा F इंटू आर इक्वस टू आई अल्फा। एक और ध्यान रखना, ये फ्रिक्शन कैसी है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, 0 से मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है। तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू आर इंटू आई अल्फा। आई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर, तो सिलेंडर के जैसा इसको ट्रीट किया गया है। सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, mr²/2, तो mr²/2 इंटू अल्फा। अब यहाँ से r और r को उड़ा दो, तो F स्टैटिक इज इक्वल्स टू m इंटू आर अल्फा/2, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे इसको रख दो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो क्या आएगा आंसर में। तो ये इक्वेशन नंबर बना दो 2, ये बना दो इक्वेशन नंबर 3 और ये बना लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से 3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है ऑलरेडी, ओके। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो आएगा F माइनस, ये वैल्यू को यहाँ रखो, m r अल्फा/2 इक्वस टू m अल्फा r, ठीक है। उधर जाके एडअप हो जाएगा, तो F इक्वस टू 2 + 1 3, 3/2 m r अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी 2f/3 m r, ठीक है, 2f/3 m r, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो एक बार ठीक से देख लो कि इसको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कराने के लिए एक और फोर्स चाहिए, और वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बिना ये रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने फोर्स कहाँ लगा रखा है, सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास पे तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ठीक। अब बच्चों ये मेथड तो बिल्कुल एलिमेंट्री मेथड है, लेकिन अगर आप पेपर में इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ। ये मेथड आपका टाइम काफ़ी सेव करेगा, ठीक है। तो ये तो समझ लो ऐसा है। अब सेकंड ऑप्शन, आप सेकंड तरीका आप इस तरह से कर सकते हैं कि जब आप इसी एफबीडी को देखेंगे ध्यान से, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट मूव नहीं करता इंस्टेंटेनियसली। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सॉलिड सिलेंडर को इसके अबाउट अज्यूम कीजिए कि प्योर एंड प्योर रोटेशनल मोशन ही कर रहा है, ठीक। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज ये हुआ कि अब फ्रिक्शन लग रहा है इधर, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स है इधर, तो इस बार फ्रिक्शन का टॉर्क इस IOR के अबाउट 0 हो जाएगा, है ना, इसके अबाउट 0 हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा इसके अबाउट लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो टॉर्क अबाउट दिस, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस इज, इसके अबाउट तो mr²/2 है ही, और उसको शिफ्ट कर दीजिए नीचे, कितना, mr², तो ये कितना बन गया देखो बच्चा लोग, 3/2 mr², 3/2 mr², ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब आप लिखेंगे टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, इसका टॉर्क तो 0 हो चुका है, और ये दूरी कितनी है r, तो इसी का टॉर्क आएगा ना केवल। तो देखो कितना आसान हो गया, एक ही इक्वेशन, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, तो ये r और ये r कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू सीधा एक लाइन में आ गया। देखो कितना आ रहा है, देखो इधर 2f/3m, और r को भी इसके साथ रहने दीजिए, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट आप प्योर रोटेशन अज्यूम कर सकते हैं, और उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन प्योर रोलिंग इज IAOR, ठीक है। तो आंसर देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज दिस आंसर, ठीक है। तो मैंने यही मेथड कर रखा है। यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना ये रोल नहीं करेगा, ठीक है। पर आपने इसके अबाउट सब कुछ लिख रखा है, अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वैल्यू है, ठीक है बच्चा लोग।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए मिलकर के 7 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और मैं उम्मीद करूँगा आप ट्राई भी करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा, सॉल्व किया होगा। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ज़रा देखिए इसमें क्या है। इसके पहले हम लोग रोलर की बात कर रहे थे जिसमें पिच को स्मूथ किया जाता है। अगेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नाउ दिस पार्ट मॉप क्लीन, कभी आप देखे होंगे आपके घरों में शायद होगा या कहीं दूसरे जगह पे, तो मॉप जो होता है उसमें पोछा लगाने के टाइम आपको ऐसे प्रेसिंग करनी होती है, ऐसे प्रेस करते हो। तो प्रेस करने के बाद क्या होता है, उसमें एक मैकेनिज्म होता है जो घूमने लगता है ऐसे, ठीक है ना। तो घूमने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो इसने क्या बोला है, ज़रा ध्यान से देखो कि मॉप क्लीन करने के लिए एक फ्लोर में एक मशीन है जिसमें इट प्रेसेस अ सर्कुलर मॉप ऑफ रेडियस आर वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ टोटल फोर्स ऑफ एफ। टोटल फोर्स कितना है, एफ, एंड रोटेट्स इट विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। देखो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट मेंटेन कर दिया उसने, मतलब वहाँ पे और भी कोई मैकेनिज्म होगा जो इसके टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा। एनीवेज रहने देते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इफ द फोर्स एफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द मॉप। नाउ यहाँ पर बात अच्छे से समझनी पड़ेगी, यहीं पर सारी चीज़ें फंसी हुई है। देखिए ध्यान से, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मॉप एंड द फ्लोर इज म्यू, ये आ गई बात, मतलब मेरे फोर्स को फ्रिक्शन ने बैलेंस किया था। द टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द मॉप इज, तो कितना टॉर्क वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ ये बताना है आपको। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो फोर्स मैंने लगाया है ना, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर द मॉप, पूरे एरिया में। और मॉप की रेडियस कितनी है, आर, और सर्कुलर है, ये सर्कुलर है। तो पहले समझो, बिल्कुल बढ़िया से प्यारा से सवाल है, समझिए ध्यान से। ये देखिए, ये पूरे में इसकी रेडियस कितनी है, आर, और इधर से फोर्स लगा रहे हैं एफ, पूरे आर रेडियस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया आर रेडियस में। तो किसी भी छोटे से एक एलिमेंट में कितना पहुंच रहा होगा ये देखते हैं। तो मैं यहाँ से x दूरी लेके चलता हूँ और x में जा करके ऐसे dx, ये रहा, x में जा करके dx, इतना छोटा सा एरिया ले लिया मैंने। ये है x, ठीक है, और ये है इसकी dx चौड़ाई। तो ये एरिया पहले पता करते हैं कितना है, ठीक है ना, ये एरिया पता करते हैं कितना है। तो x दूरी में dx चौड़ाई, ठीक है। तो एरिया कितना हुआ, इसका एरिया कितना हुआ, इसका एरिया हुआ 2 पाई x dx, ठीक है। अब इतने एरिया में कितना फोर्स लग रहा होगा ये पता करते हैं। तो इतने एरिया में फोर्स बताना है। तो फोर्स यहाँ पे ऐसे प्रेस हुआ पहुंचा होगा df फोर्स, ठीक है, पूरे में ऐसे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अभी जो df फोर्स है ये कैसे निकलेगा, फोर्स टोटल, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर एरिया में है एफ फोर्स है, तो ये वाला एरिया कितना है 2 पाई x dx, ठीक है। ये एलिमेंटल फोर्स हो गया। अब ये फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल, है ना। जब ये ऐसे प्रेसिंग किया जाएगा तो वो नॉर्मल के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि वर्टिकली लग रहा है, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन पे डिपेंड करता है, तो यही फोर्स जो है वो नॉर्मल का काम करेगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ, फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना हुआ, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की जगह क्या रखोगे, df, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है ना, यही फोर्स इस पे टॉर्क ला रहा होगा। अब ये टॉर्क के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस। फोर्स तो तुमने निकाल लिया, तो एलिमेंटल टॉर्क इज इक्वल्स टू एलिमेंटल फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x। अब ये एलिमेंटल फोर्स उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, म्यू इंटू df, df यहाँ से रखो, f बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू एक्स डी एक्स, और एक x और आ गया, तो एक x है, एक x और है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हो गई बात। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल टॉर्क आ जाएगा।
लिमिट कहाँ से शुरू करना है? लिमिट शुरू करना है 0 से लेकर के r तक, ठीक है, 0 से r। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, अब आंसर इसमें मैच करना शुरू करो। तो इधर का पाई और इधर का पाई कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा r³/3। तो 2/3 इंटू म्यू एफ इंटू r³ और r² r ऊपर लाएगा, तो म्यू एफ r 2/3, ठीक है। तो कितने कितने बच्चों का आया है आप कमेंट में लिख के बताइए कितने बच्चों का आंसर ये आया है। देखते हैं आंसर सोल्यूशन में क्या दिया। यस, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दिस इज द टॉर्क, ठीक है। तो कैसे किया गया था फिर से समझ लो। यहाँ पे जो प्रेसिंग हो रही है, प्रेसिंग के वजह से जो कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप हो रहा है उस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स F है वो यूनिफॉर्म एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने है, पढ़िए इसको, ट्राई कीजिए, ठीक। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, एक रिजिड मासलेस रॉड है, रॉड का मास नहीं है, लेंथ कितनी है 3L, हैज़ 2 masses attached at each end as shown in the figure। यहाँ पे मास अटैच किया गया है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि इसका जो मास है ये मास कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मास है, ठीक है, और ये मास कितना है 5m0, और यहाँ भी मास है, तो यहाँ पे मास कितना है 2m0, ठीक है। और आप क्या पूछा गया है, व्हेन रिलीज फ्रॉम द इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इन्होंने हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब वर्टिकल भी कंसिडर करना है, और वर्टिकल कंसिडर किया गया इसका मतलब ग्रेविटी भी कंसिडर करना है, और ग्रेविटी पे ऑप्शन भी हैं सारे, ठीक है। इट्स इंसिडेंस एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, तो देखो ध्यान से, तो ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग है इसका, और इनके मासेस भी अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो टॉर्क है वो अनबैलेंस है, तो टॉर्क अगर अनबैलेंस होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब ये डिस्टेंस कितनी थी L, और ये क्या है 5m0, तो इधर एक फोर्स लगेगा mg कितना है 5m0g, और इधर लगेगा 2m0g, ठीक है। अब इसका टॉर्क निकालो, तो 5mg0 इंटू L, और इसका टॉर्क 2 इंटू 2 4mg0 इंटू L, तो कौन सा बड़ा हुआ, उधर वाला बड़ा हुआ। तो टॉर्क कैसे लिखोगे 5m0 इंटू g, ये हो गया फोर्स, और डिस्टेंस है L, ठीक है। और ये देखो ऑपोजिट है -2mg इंटू 2L, तो नेट टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा, ठीक है। अब I कैसे लिखोगे, ये मासलेस है, इसका तो कुछ मास है नहीं, और इसके बारे में शेप कुछ गिवन नहीं है कि कैसी है, तो हम इसको पॉइंट मास से ट्रीट कर लेंगे। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया L डिस्टेंस पे कितनी आ जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा 5m0, ये हो गया m L², और इधर 2 इंटू ये वाली डिस्टेंस 2L0², ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आपको एक कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर देना है, तो इससे आ जाएगा अल्फा, ठीक है। तो देखो कैसे निकल रहा है, I अल्फा, I की वैल्यू आ गई 13ml², ठीक है। ये इधर इसमें लिया है क्योंकि बाद में माइनस आ चुका है, तो माइनस ये सिग्निफाई कर रहा है कि इधर नहीं, इधर की ओर अल्फा आएगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर G/13, ठीक है। तो G/13 इज द फोर्थ ऑप्शन फ्रॉम आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है सबने कर लिया होगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से आपके सामने इस तरह से रखा गया है, एक बार आप पढ़ो, ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। ऑलराइट, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार वापस से देखते हैं। स्ट्रिंग को वाउंड किया गया है एक हॉलो सिलेंडर में। सिलेंडर कैसी है, हॉलो, ठीक है, जिसका मास गिवन है, रेडियस गिवन है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्योंकि हॉलो है तो सीधा सीधा लिखोगे mr², ठीक है। आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास पुट कर देना 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर। If the string is now pulled with a horizontal force of 40 Newton and the cylinder is rolling without slipping on a horizontal surface, then the angular extension of the cylinder will be,
देखो अभी भी जो मैंने ट्रिक बताया था उसी ट्रिक लगा करके करना है आपको। अगर आप FBD बनाएंगे और चीज़ों को देखेंगे तो चलो वो भी कंसेप्ट में बता देता हूँ, दोनों ही मेथड से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो कि फ्रिक्शन किधर लगेगा या फ्रिक्शन की ज़रूरत है भी या नहीं। तो इसके अबाउट अगर आप देखेंगे, इसके अबाउट ये देखिए, तो इसके अबाउट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, F, गुड। तो इसके अबाउट एक्सेलरेशन भी होगी लीनियर वाली, विच इज ऑल्सो गुड। लीनियर वाली एक्सेलरेशन इधर आ गई A, ठीक। तो आपको 100% इधर अल्फा चाहिए, तभी जाकर के ये पीछे की ओर अल्फा आर आएगा और ये A से बैलेंस हो जाएगा। आपको ये दोनों बराबर चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ F लेता हूँ, सिर्फ F लेने के बाद तुम A निकालते हो तो A निकल के आता है F/m, ठीक है। अभी वैल्यू में नहीं डाल रहा। और अगर सिर्फ अल्फा लेना है मुझे इसी के लिए, ठीक है, तो अल्फा कैसे निकालोगे, इसके अबाउट आप घुमा करके देखेंगे तो Fr टॉर्क आ गया है ना, सेंटर मास के अबाउट बोल रहा हूँ मैं, Fr हो गया अपॉन इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr², तो mr², ठीक है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया कैंसिल। तो अल्फा आर की वैल्यू भी F/m आ रही है और A भी F/m है। इसका मतलब मुझे और कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, बिकॉज A इज इक्वल टू अल्फा आर मेंटेन हो गया। तो आपके FBD में अगर इधर आप फोर्स नहीं भी दिखाएंगे फ्रिक्शन वाली तो चल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हम लेकिन उस मेथड से नहीं करेंगे जिसमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग दोनों यूज हुआ था, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा IAOR लगा के कर लेना, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे करेंगे सॉल्व। हम अज्यूम करते हैं कि इसके अबाउट प्योर अल्फा है, ठीक, और यहाँ पे फोर्स है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी के अबाउट लेना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAOR के अबाउट कितना होगा, ये डिस्टेंस ले लो, 2r हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। तो लिखोगे mr², है ना, mr², फिर पैरेलली शिफ्ट कर दो, इसके बाद mr², यहाँ से पैरेलल शिफ्ट, तो कितना हो गया टोटल, 2mr²। ये कैसे आया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। अब अल्फा लिखना है आपको, तो लिखोगे टॉर्क Fr और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 2r, तो F इंटू 2r टॉर्क हो गया इक्वल्स टू I अल्फा। I जब आप लिखने जाएंगे तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रही है 2mr² इंटू अल्फा। अगेन दिस 2 गेट्स कैंसल्ड अप, r गेट्स कैंसल्ड अप, तो F/m r इज अल्फा, दैट्स ऑल, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल करके सारे ऑप्शन रख देना, तो कितना आएगा, F की वैल्यू रखते हैं, तो F की वैल्यू है 40 इंटू इंटू नहीं है कुछ भी, तो इसको इंटू को हटा देते हैं, तो इंटू यहाँ से हटक के यहाँ से हो गया गायब, और लिखेंगे F/m 5 kg इंटू r हो गया 0.5, तो ये आ गया अल्फा, ठीक है। यहाँ से चला गया ऊपर, तो 5 1 जा 5 8 जा 5 1 जा 5 16 जा, तो इसका आंसर आ गया 16 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो देखते हैं आंसर की में क्या लिखा हुआ है। आंसर की में भी सेकेंड ऑप्शन है और वो है 16 रेडियन। तो इसमें देखो ये लिया गया है, ये गैस किया गया है, ये लेट किया गया है, पर हमें समझ में आ गया कि वो लगेगा ही नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो F एलिमिनेट हो जाएगी, ओके। तो ये 16 आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है, तो टॉर्क निकालना है, ठीक। किसके वर्ड निकालना है, O के वर्ड निकालना है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो इसको, तो कर लिया आप सब ने, तो मैं भी बता दूँ सोल्यूशन कैसे करना है। तो सिंपल सा सोल्यूशन है,
टॉर्क का जो कंसेप्ट है वो होता है टॉर्क इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ दो फोर्सेस हैं, एक F1 है और एक F2 है, F1 और F2, ठीक है। F1 किधर एक्ट कर रहा है, F1 एक्ट्स अलोंग Z एक्सिस, ठीक है, इधर की ओर एक्ट कर रहा है। और F2 किधर एक्ट कर रहा है, ये देखो 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। और F1 जो एक्ट करता है उसकी पोजीशन गिवन है एट पॉइंट 2i प्लस 3j, ठीक है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है इस जगह पे, तो पोजीशन वेक्टर गिवन है, बहुत बढ़िया। तो टॉर्क 1 लिखना हमारे लिए आसान है। टॉर्क 1 हम लिखेंगे R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। R1 वेक्टर तो यहाँ से निकाल लोगे आप, F1 में 2i प्लस 3j, तो 2i प्लस 3j क्रॉस विथ F1। F1 किधर एक्ट कर रहा है, ऊपर की ओर। कितना मैग्नीट्यूड है F1 का, F1 का मैग्नीट्यूड तो गिवन नहीं है, ओके, ठीक है। F1 F हाँ इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड F, हाँ F गिवन है, ओके। तो आप लिखेंगे F, ठीक है, और Z है ऊपर, तो ये हो गया K कैप, K कैप हो गया। अब इसको करना है क्रॉस, कर लेंगे क्रॉस, I क्रॉस K, I क्रॉस K क्या होता है, ये वाला आपको रूल याद होगा, है ना, ऐसे घूमने पर यहाँ I आता है, इधर J आता है, इधर K आता है, और ऐसे घूमने पर ये पॉजिटिव होता है, ठीक। तो मुझे I को K से क्रॉस करना है, हम ऑपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस J हो गया, तो 2F माइनस J, फिर से 3F और J क्रॉस K, तो J और K को क्रॉस करने पे I आता है, ये आ गया टाउ 1। अब 2 की बारी है, अब 2 की बारी है, तो 2 के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर 2 चाहिए, फिर फोर्स 2 चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर 2 कहाँ एक्ट कर रहा है, देखो तो कहाँ एक्ट कर रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो ये 6 है और सिर्फ y में है, इसका मतलब 6 j कैप है, क्रॉस विथ, इसके दो कंपोनेंट ले लीजिए, इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट। अब इधर देखा जाए तो y के ऑपोजिट यानी माइनस है ना, f माइनस में है, तो लिखोगे f वेक्टर का माइनस j कैप, लेकिन इसका कंपोनेंट है इधर, और ये कंपोनेंट कितना होगा, तो f cos 30, तो f cos 30 कितना होता है, √3/2, ये हो गया माइनस j कैप। अब इधर की देखो तो x के ऑपोजिट है माइनस i कैप, तो f का कौन सा कंपोनेंट है, ये साइन कंपोनेंट है, तो f साइन 30, तो यहाँ लिखेंगे f साइन 30 माइनस i कैप, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये हो गई बात, माइनस i कैप, ऑलराइट। तो ऐसे और ऐसे में हो गया। अब इसको करना है क्रॉस करोगे तो j और माइनस i, तो j और माइनस i की बात, तो माइनस को बाद में देखेंगे, पहले j और i करो, j और i इज माइनस के, उसमें एक और माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3f k कैप, ठीक है ना, समझ में आया कैसे, j क्रॉस i इज माइनस के, लेकिन एक माइनस और है तो प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 और ये कट जाएगा, 2 और ये कट के हो जाएगा 3√3f, ठीक है। j को j से क्रॉस करो, माइनस j या प्लस j, वो तो 0 ही हो जाएगा, तो इधर से आया केवल 3f k कैप, और इधर से भी क्या आंसर आया, i j और यहाँ k, तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए क्या बन के आ रहा है, ठीक है। f को कॉमन निकालो, इनको अब जोड़ना है आपको, तो टाउ नेट अगर आप निकालेंगे जोड़ करके, है ना, तो जोड़ेंगे अगर, तो टाउ नेट हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2, इस तरह से, ठीक है। तो देखो जरा एक मिनट, इसमें है i, हाँ बिल्कुल है, तो हो जाएगा 3i कैप, f कॉमन लेने वाला हूँ, इसमें है माइनस 2j कैप, ठीक है, और इसमें है 3k कैप, ठीक, यहाँ से f कॉमन ले लीजिए, ये ऑप्शन f के साथ आ जाएगा, ठीक है, ये है आपका सॉल्यूशन।
ठीक है, तो ये आंसर इसका आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पार्टिकल मास 20 ग्राम इज रिलीज। आप देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, और आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम बताना है जब ये यहाँ से क्रॉस करेगा तो, ठीक है, क्रॉस करेगा तो कैसे करेंगे। देखिए मास गिवन है और यहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है। देखो जब तक ये नहीं गिवन है कि यहाँ रोलिंग हो रही है तब तक आप इसको ट्रांसलेशन मोशन ही ट्रीट करेंगे और एक पॉइंट मास ट्रीट करेंगे। पार्टिकल लिखा है, पार्टिकल की शेप नहीं लिखी हुई है, तो पॉइंट मास जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब ये जब यहाँ से यहाँ पर आता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी ये पता करना है, ठीक है। तो h हाइट के बाद, h हाइट नीचे जाने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो mgh जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और इट इज़ रिलीज है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu², ठीक है। जब ये यहाँ पहुँचता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, ये हो गया। यहाँ से m और m कैंसिल हो गए, h की वैल्यू 5 है, नहीं 10 है, h की वैल्यू 10 है, 10 यहाँ रख दो, g 10 है, h भी 10 है और हाफ u है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। तो इसको 2 हटा लेते हैं, यहाँ 2 और आ जाएगा, ये 25 हो गया और ये कितना हुआ 225 का स्क्वायर रूट इज़ 15, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ आते ही आ गया, ओके। अब आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए डिस्टेंस देखिए, ये 10 है, ये भी 10 है। तो एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट होता है कि सपोज ये v है, ये m है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, mvr, ठीक है, और r कितना है 20, मास कितना है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम में 20/100 नहीं 1000 kg हो गया, इंटू जी, ठीक है, इंटू h कितना है 20, h है 20, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक, क्योंकि देखो ऐसा यूनिट में है, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन कुछ इस तरह से है, पहले आप एनर्जी कंजर्वेशन करके स्पीड निकालते हैं 15, फिर mvr लगा देते हैं, ठीक है। तो मिक्स कंसेप्ट भी आते हैं जिसमें अलग अलग चैप्टर के कंसेप्ट मिक्स करके एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है। एंगुलर मोमेंटम में v चाहिए था, v के लिए हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, दो अलग अलग शेप के हैं, इनकी आइडेंटिकल रेडियस है और ये इंक्लाइन को अप्रोच कर रहे हैं सेम लीनियर वेलोसिटी से, इनकी वेलोसिटी सेम है, बोथ रोल। अब यहाँ रोल लिखा है, इसके पहले वाले में रोलिंग नहीं था तो हमने एंगुलर वेलोसिटी नहीं कंसीडर किया, यहाँ पे रोलिंग है, रोलिंग, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में ओमेगा भी है इसके साथ, और ओमेगा ऐसी होगी कि वो v/r हो जाएगी, ठीक है, ओके। द टू क्लाइंब मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस, ये मैक्सिमम हाइट दोनों की आ रही है, ठीक है, एक है स्फीयर, एक है सिलेंडर। तो बताना है इनकी रेशियो क्या होगी। तो देखो यहाँ पर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग पूरे टाइम लिखा है, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि इस जगह पर भी फ्रिक्शन है, बिना फ्रिक्शन के वो रोल नहीं कर सकती। यहाँ भले ही कर सकती पर इधर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब तक कुछ भी नहीं गिवन है हम मान के चलेंगे कि यहाँ रोलिंग हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है एंड बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब इसकी इस वेलोसिटी के साथ साथ ये भी वेलोसिटी है। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाएगी हाफ mv² 1 + k²/r², ठीक है। अब k²/r² क्या होता है, k²/r² होता है कोएफिशिएंट ऑफ mr², ठीक है। जैसे एक सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाएगा ये 2/5 और सॉलिड सिलेंडर है उसके लिए हो जाएगा 1/2, ठीक है, ऐसे होगा। तो आओ देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ से रोल होता हुआ जा रहा है और मैक्सिमम हाइट पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी।
तो बस अब आपको एनर्जी कंजर्व कर लेना है। फ्रिक्शन होते हुए भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज़ीरो होगी, क्योंकि विदाउट स्लिपिंग है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मूव नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं काम। तो देखो सॉल्व करके, काइनेटिक एनर्जी हाफ IAOR के अबाउट लिखा जा रहा है, तो वही लिखा हुआ है देखो 1/2, और उसके लिए लिखा जाएगा 2/5। तो सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, सॉलिड स्फीयर में यहाँ लिखेंगे 2/5, ठीक है, 2/5, और सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर दो, दोनों का हाइट का रेशो आ जाता है ना। तो करना क्या था इसमें? कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। काइनेटिक एनर्जी में रोलिंग के वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी उसके अंदर रहेगी। तो यहाँ देखो लिखा नहीं था, तो आप शायद गलती कर सकते हैं, हाफ mv² लगा सकते हैं और mgh के इक्वल, लेकिन यहाँ पे रोलिंग के वजह से एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि जब भी रोलिंग लिखा रहेगा तो आपको ये समझना है कि इसमें v के साथ साथ ओमेगा भी है, दोनों काइनेटिक एनर्जी इसमें है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिर से वैसा ही कंसेप्ट है। कंसेप्ट में क्या है इस बार? द फॉलोइंग बॉडीज आर मेड अप टू रोल है किधर? अप द सेम इंक्लाइन प्लेन में अप जाना है। एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड स्फीयर है। तो रिंग के लिए आप लिखेंगे, हर सभी के लिए आपको k²/r² चाहिए होगा, तो रिंग के लिए 1 होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए ये हाफ हो जाएगा, और सॉलिड स्फीयर के लिए ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रेडियस सबकी अलग अलग है, ये भी प्रॉब्लम है, रेडियस भी अलग अलग है, ठीक है ना। इफ इन ईच केस द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन इज सेम, अगर स्पीड सेम है तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स? इनकी स्पीड सेम है, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो यहाँ आने के बाद इन सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी फिर अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ mv² 1 + k²/r² आता है ना। अब r सबकी अलग अलग है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो k²/r² में mr² सबका मास सेम है पर रेडियस अलग अलग है। तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख लीजिए फटाफट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप लिख रहे होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लिए यूज़ करेंगे, रिंग के लिए आई ऑफ रिंग उसके लिए यूज़ करेंगे mr²। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस r है। सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या यूज़ करेंगे? सॉलिड सिलेंडर के लिए यूज़ करेंगे सॉलिड सिलेंडर आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर 1/2 m, रेडियस कितना है? r/2 का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। और आई ऑफ सॉलिड स्फीयर आपको यूज़ करना है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या यूज़ करेंगे? r/4। तो सॉलिड स्फीयर होगा 2/5 m r/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बात। अब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट देख लें तो बस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है ना। काइनेटिक एनर्जी को मैं पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। तो आओ मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा है कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, उल्टा था, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा ये निकालना था, ठीक है। इक्वेशन तो सेम ही बैठेगा, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सबका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक काम करना है, IAOR के अबाउट लिख देना है। उससे क्या होगा, इसके अबाउट आप प्योर रोटेशन अज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ भी लिखा था k²/r², ये IAOR के ही फॉर्मूले से बन के आता है। तो इसके अबाउट अगर आपको लिखना है तो रिंग का क्या बनेगा? mr² + mr², ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है। किसके लिए? केवल आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे ½ I ω², आई ऑफ रिंग,
उसके लिए बस बनाइए, मतलब ऑल्टरनेट मेथड कि आप प्योर रोटेशन मान लो यहाँ पे, क्योंकि लिखना तो काइनेटिक एनर्जी है, उस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बस आपको क्या करना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। ठीक है, तो mgh1 पहले वाले के लिए v स्क्वायर बाई जी हो गया, क्योंकि सभी की बॉटम मोस्ट पर स्पीड सेम है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या सेम है। तो एट द बॉटम दे हैव सेम क्या है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, सिर्फ स्पीड सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, स्पीड सेम है। इफ इन ईच केस द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन इज सेम, सेंटर ऑफ मतलब v केवल सेम है। ठीक है, ओमेगा क्योंकि r अलग होगी तो ओमेगा भी अलग हो जाएगी, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट बताना है आपको। ठीक, तो मैंने क्या किया, आई ए ओ आर के अबाउट सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिंग का क्या होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ आर के अबाउट एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, डन। फिर आप सीधा सीधा लिखेंगे हाफ आई, ये इक्वेशन लिखने वाले हैं, हाफ आई अबाउट आई ए ओ आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच। ओमेगा की जगह क्या लिखोगे आप, ओमेगा की जगह लिखोगे v बाई आर। अब सबकी r अलग अलग है लेकिन सबका v सेम है। ठीक है, तो i बस निकाल लीजिए, i निकाल लीजिए, आई ओ आर के अबाउट निकल जाएगा। अब सॉलिड सिलेंडर का लिखना है, तो सॉलिड सिलेंडर का 1/2 एम आर के जगह r/2 था। ठीक है, प्लस शिफ्ट कर दो उसको रेडियस से, ये भी निकल के आ गया। सॉल्व करो, फिर से mgh2 लिखोगे, लेकिन इस बार v बाई आर के जगह क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, r/2। उसी तरह से उसके लिए r/4 यूज़ करोगे, है ना, r/4 गिवन है। सॉल्व करो, ये हाइट आ जाएगी। हर बार आपको इक्वेशन ये यूज़ करना है जिसमें ओमेगा की जगह v बाई आर रखोगे, r किसका होगा, r जो गिवन रेडियस है उसका होगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, जो एम आर स्क्वायर सेंटर मास के अबाउट था, आई अबाउट सेंटर मास, उसको शिफ्ट कर देना एम आर स्क्वायर, रेडियस अलग अलग है, आर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करने के बाद इसकी जो रेशियो निकल के आती है वो ये निकल के आती है 20:15:14। ठीक है, एक्चुअली ऐसे आएगा, फिर इसका एलसीएम लोगे तो यूँ बन जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन कुछ इस तरह से देखिए, टाइम डिपेंडेंस ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज गिवन बाय दिस। पोजीशन वेक्टर वेरी कर रहा है, इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट टाइम दिस सेकेंड इज। तो आपको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए चाहिए r इज इक्वल्स L इज इक्वल्स टू r क्रॉस P, ये चाहिए। ठीक है, तो r आपको लिखना है ये वाला होगा r। ठीक है, ओके, और कितने सेकंड पे वो है, 2 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर आ गई। अब आपको मोमेंटम चाहिए, तो लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। मास गिवन है, यस 2 kg, ये बाहर आ गया। इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब v वेक्टर कैसे आएगा, v वेक्टर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करो इसको, ये t है और यहाँ पे t स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन करके t की वैल्यू रख देना। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से है, एम आर क्रॉस वी टी इक्वल्स टू 2 पे बताना है। ठीक है, इसको r वेक्टर आपने t की वैल्यू पुट करके निकाल लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया t का फंक्शन, t की वैल्यू रख दी, फिर इसको कर दिया क्रॉस करने के बाद ये आंसर आता है, मास के साथ इसको करना है मल्टीप्लाई। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। ठीक है,